Hello everyone, so welcome back to the channel and today we will learn a important chapter from class 10 science which is our environment. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे ह्यूमन की एक्टिविटीज़ जो है वो इकोसिस्टम अपने नेचर को अफेक्ट करती हैं और कैसे इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो होता है. ऑल दिस टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. सबसे पहले है आवर एनवायरनमेंट. ठीक है, एनवायरनमेंट हम बोलेंगे किसको, तो एनवायरनमेंट में वो सारी चीज़ें इंक्लूड है जो कि अपन को सराउंड करती है, जैसे कि एयर, वाटर, लैंड, एनिमल, जो आजू बाजू माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ह्यूमन, अपन जो है अपन सब एक एनवायरनमेंट है. ये सब चीज़ें अपन एनवायरनमेंट में इंक्लूड करेंगे. एनवायरनमेंट जो है उसमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों प्रेजेंट होती है. सबसे पहले इकोसिस्टम देखते हैं. तो इकोसिस्टम क्या होता है, ये एक सिस्टम है बेसिकली जहाँ पे लिविंग जो है वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ. ठीक है, उसको अपन इकोसिस्टम बोलते हैं. इकोसिस्टम क्या है, तो मीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका कैसा इंटरेक्शन है दूसरे लिविंग्स के साथ और जो सराउंडिंग नॉन लिविंग एनवायरनमेंट है उसके साथ, उसको अपन इकोसिस्टम बोलते हैं. इकोसिस्टम जो है इसमें दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, लिविंग कंपोनेंट और नॉन लिविंग कंपोनेंट. लिविंग को बायोटिक भी बोलते हैं, नॉन लिविंग को अबायोटिक भी बोलते हैं. तो लिविंग में अपने क्या क्या आ जाएंगे, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर. प्रोड्यूसर कौन है, प्लांट है, मीन्स जो फूड जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूसर है. कंज्यूमर जो कंज्यूम कर रहा है, ये प्रिपेयर नहीं करता, जैसे कि एनिमल्स और ह्यूमंस. डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, जो कि वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करते हैं, उसमें अपने बैक्टीरियाज आ जाएंगे. तो दिस ऑल आर इंक्लूड इन लिविंग कंपोनेंट एंड नॉन लिविंग. नॉन लिविंग में क्या क्या आएगा, तो सनलाइट, एयर, सॉइल, वाटर, टेम्परेचर अपने सराउंडिंग का, ये सब अपने नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आ गए इकोसिस्टम के. जैसे एग्जांपल की बात करें ना, तो फॉरेस्ट में एक इकोसिस्टम प्रेजेंट है, मीन्स फॉरेस्ट का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ की सॉइल, एयर, वो सब. और फॉरेस्ट में जो प्लांट्स हैं, जो वहाँ पे फॉरेस्ट में एनिमल्स रहते हैं, वो एक तरह का खुद का इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं. और दूसरा पॉन्ड इकोसिस्टम. पॉन्ड के इकोसिस्टम में कौन कौन आ जाएगा, तो वाटर, फिर उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं वो फिशेज, एल्गी, प्लांट्स, तो ये सब पॉन्ड के इकोसिस्टम में आ जाएंगे. तो मीन सारे इकोसिस्टम के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं. अब अपन फूड चेन देखते हैं. तो फूड चेन क्या है, बेसिकली फूड चेन जो है ना वो सीक्वेंस है कि कौन किसको खा रहा है, बेसिकली कौन किसको ईट कर रहा है इकोसिस्टम में. जैसे कि ग्रास जो है, ग्रास को कौन ईट कर रहा है, तो ग्रासोफर. फिर ग्रासोफर को कौन खाता है, तो फ्रॉग. और फ्रॉग को कौन खाता है, स्नैक. और स्नैक को भी कौन खाता है, तो वो ईगल है. तो ये पूरा अपना एक फूड चेन है कि कौन किसको खा रहा है बेसिकली. ओके, तो ये सबसे पहले स्टार्ट किससे होती है, प्रोड्यूसर, मीन्स पहला. इट ऑलवेज स्टार्ट विथ प्रोड्यूसर, मीन्स सबसे पहले कोई बनाने वाला भी तो होना चाहिए ना. तो ग्रास जो था वो प्रोड्यूसर है कि उसने, ग्रास ने मीन्स फूड प्रिपेयर किया. ठीक है, फिर ग्रासोफर ने उसको खाया, ये सब ऐसे. तो एनर्जी जो है इसमें वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ऐसे ग्रास से ग्रासोफर, ग्रासोफर से ग्रास में नहीं जा रही है वापस एनर्जी. ग्रास ग्रासोफर को नहीं खा सकता, ये ग्रासोफर फ्रॉग को नहीं खा सकता. ओके, तो ये बेसिकली एक चेन में जा रहा है, प्लांट टू हार्बीवोर और फिर हार्बीवोरस से कार्निवोरस. तो ग्रास और ग्रासोफर अपना हार्बीवोरस है और फिर ये जो है वो सब कार्निवोरस है, और ईगल जो है वो टॉप कार्निवोरस है. लेंथ जो होती है फूड चेन की वो यूजुअली शॉर्ट ही होती है. ओके, नाउ लेट्स सी फूड वेब. तो मीन्स रियलिटी में अगर बात की जाए तो एनिमल जो होता है ना वो किसी एक सोर्स पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि अगर वो किसी एक सोर्स पे डिपेंड किया और वो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई, तो मीन्स सारी जो उसके बाद वाली है वो सब एक्सटिंक्ट हो जाएगी. तो ऐसा तो हो नहीं सकता. तो मीन्स एक एनिमल जो होता है वो बहुत सारे टाइप के फूड पे डिपेंड हो सकता है, और ये ऐसा अगर इकोसिस्टम है तो वो फूड वेब फॉर्म कर देते हैं. ठीक है, तो फूड वेब बेसिकली किसको बोलते हैं, सो मैनी फूड चेन्स इंटरकनेक्ट होती है टू फॉर्म अ फूड वेब. फूड वेब को फॉर्म करने के लिए बहुत सारी फूड चेन्स जो होती है वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होती है. ठीक है, तो इसमें अगर एक स्पीसीज रिड्यूस भी हो जाती है तो भी इकोसिस्टम जो है वो सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि वो दूसरे पे डिपेंड है, बिकॉज ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि उसके पास अल्टरनेट फूड सोर्स जो है वो प्रेजेंट है. ठीक है, कि भाई ये वाला अगर नहीं मिला, जैसे इसमें अगर ग्रास जो है, ग्रास से, ग्रास पे ग्रासोफर डिपेंड है और ग्रासोफर फ्रॉग जो है वो ग्रासोफर पे डिपेंड है. ठीक है, तो फूड चेन में क्या होता है, फूड वेब में जो है ये बहुत सारी फूड चेन्स होती है.
तो फ्रॉग जो होगा वो सिर्फ ग्रासोफर पे डिपेंड नहीं होगा, वो किसी और पे भी डिपेंड होगा। तो अगर ग्रासोफर की स्पीसीज एक्सटिंक्ट भी हो जाती है तो फ्रॉग अपना एक्सटिंक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो किसी दूसरे सोर्स पे भी डिपेंड है, तो वो अपना इकोसिस्टम फुलफिल कर सकता है। नाउ लेट्स सी ट्रॉफिक लेवल्स। तो ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं? बेसिकली जो अपने फूड चेन होते हैं ना, उसको अलग अलग लेवल और स्टेप, मतलब उसको अलग अलग लेवल और स्टेप में डिवाइड किया गया है कि अपने फूड चेन में एनर्जी का फ्लो कैसा होता है वो समझने के लिए, ठीक है। तो मेनली 4 ट्रॉफिक लेवल्स होती है। जैसे कि सबसे पहली लेवल पे क्या है? प्रोड्यूसर है, फिर उससे ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर उससे ऊपर सेकेंडरी कंज्यूमर, और उससे ऊपर टर्शियरी कंज्यूमर। प्रोड्यूसर्स जो होते हैं ना, उसमें अपने प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर प्राइमरी कंज्यूमर जो होता है उसमें कौन है? हार्बीवोरस होते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स में स्मॉल कार्निवोरस होते हैं और टर्शरी में लार्ज कार्निवोरस। एनर्जी जो होती है ना वो डिक्रीज होती है जैसे जैसे अपन ट्रॉफिक लेवल्स में ऊपर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो सबसे मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूसर के पास होगी और सबसे मिनिमम एनर्जी जो है वो टर्शरी कंज्यूमर्स के पास होगी। तो ये एनर्जी का फ्लो देखते हैं। तो इसके लिए बेसिकली एक लॉ फॉर्म किया गया है, 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो, जो कि लाइनमैन ने दिया था। तो इसमें अपन देखेंगे किस तरीके से एनर्जी का फ्लो होता है। तो ये क्या स्टेट करता है? इट स्टेट दैट ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अन नेक्स्ट। मीन्स जैसे कि प्रोड्यूसर जो है उसके पास जो एनर्जी है उसका 10% हार्बीवोरस के पास जाएगा, उसका 10% कार्निवोरस के पास, और उसका 10% टॉप कार्निवोरस के साथ। सो लेट्स सी, जैसे कि प्लांट जो था ना उसके पास 1000 यूनिट ऑफ एनर्जी उसने ऑब्टेन की फ्रॉम सन से, ठीक है। तो हार्बीवोरस के पास इसकी 10% ही जाएगी। जैसे प्लांट के पास क्या थी? 1000, फिर इसका 10% कितना होगा? इसका 10% होगा 100। तो हार्बीवोरस के पास 100 यूनिट ही गया। फिर जो उसके बाद स्मॉल कार्निवोरस थे उसके पास इसका 10% 10 यूनिट, टॉप कार्निवोरस के पास 10 का 10% तो 1 यूनिट। तो एनर्जी फ्लो डिक्रीज हुआ ना, हार्बीवोरस से कार्निवोरस पे टॉप कार्निवोरस, तो एनर्जी जो था वो अपना डिक्रीज हो गया। फिर अपन देखते हैं डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर जो होते हैं वो क्लींजर होते हैं, क्लीनर होते हैं नेचर के, नेचर को क्लीन करते हैं ये। तो डिकम्पोजर्स में आते कौन कौन है? डिकम्पोजर्स में प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया, फंजाई, जो कि ब्रेक करते हैं डेड प्लांट और एनिमल्स को स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में। ये बेसिकली क्या करते हैं? रिसाइकल करते हैं न्यूट्रिएंट को वापस सॉइल में। तो ये इनको स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड करके वापस सॉइल में ही मिक्स करवा देते हैं। तो ये अपने डिकम्पोजर्स का काम है। विदाउट देम वेस्ट वुड कीप एक्यूमुलेट एंड न्यूट्रिएंट वुड नॉट रिटर्न टू इकोसिस्टम। अगर डिकम्पोजर प्रेजेंट नहीं हुए तो वेस्ट जो होगा वो एक्यूमुलेट होता रहेगा और न्यूट्रिएंट्स जो है वो वापस इकोसिस्टम में अपने रिटर्न नहीं कर पाएंगे। ओके, सो नाउ वी विल सी ओजोन लेयर। तो ओजोन जो है बेसिकली, ओजोन किसको बोलते हैं? O3 मॉलिक्यूल जो होता है ना उसको ओजोन बोलते हैं। तो O2 जो होता है वो अपना जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है एनवायरनमेंट में, जब ये यूवी से एक्सपोज करता है ना तो ये दो पार्टिकल्स में डिवाइड हो गया और वापस O जो था वो O2 के साथ मिक्सड होगा, तो अपना ओजोन जो है वो फॉर्म होगा। सो ओजोन लेयर जो है वो अपने स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है और ये अपन को प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल यूवी रेज से। जो सन की हार्मफुल यूवी रेज होती है उससे अपन को स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो प्रोटेक्ट करता है। लेकिन ह्यूमन मेड जो केमिकल्स होते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वगैरह, ये इस ओजोन लेयर को डैमेज कर रहे हैं और ओजोन लेयर थिन हो रही है। उसको ही अपन बोलते हैं कि ओजोन डिप्लेशन हुआ है। थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर को अपन क्या बोलते हैं? ओजोन डिप्लेशंस। तो बेसिकली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स मीन्स बहुत सारे प्रोटोकॉल्स फॉर्म्ड होते हैं इंटरनेशनली। तो ये भी जो है वो ग्लोबल अवेयरनेस के लिए फॉर्म किया गया है जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को बैन किया गया है। तो ओजोन लेयर में है क्या बेसिकली? तो ओजोन लेयर किससे फॉर्म्ड होती है? O3 स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है। ये अपन को यूवी रेस से बचाती है और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के थ्रू डैमेज्ड होती है। तो बेसिकली ओजोन लेयर अपनी डिप्लेशन होने लगी है, मीन्स और पतली होने लगी है ना, तो उसकी वजह से यूवी रेज जो है वो अपन की स्किन को डैमेज करती है और स्किन कैंसर्स भी कॉज करती है। नाउ वी विल सी वेस्ट। तो वेस्ट जनरेशन एंड मैनेजमेंट। सबसे पहले वेस्ट दो टाइप्स का होता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट।
बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में क्या होता है, ऐसे वेस्ट जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल कर सके उसको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू नेचुरली किल नहीं हो सकते वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। इसके एग्जांपल्स में क्या है, पेपर, कॉटन और जो किचन का अपना वेस्ट होता है वो सब बायोडिग्रेडेबल है, और प्लास्टिक, ग्लास, ये सारे जो एग्जाम्पल्स है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल के हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है वो हार्मलेस होता है एनवायरनमेंट के लिए, ये कोई भी हार्म नहीं करता है, जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये एनवायरनमेंट में रहता है, रिमेन इन द एनवायरनमेंट, 100 ईयर्स तक ये डिकम्पोज नहीं होता है और ये पॉल्यूशन कॉज करता है। तो ये हार्मफुल वेस्ट है अपना नॉन बायोडिग्रेडेबल, और बायोडिग्रेडेबल हार्मलेस वेस्ट है। वेस्ट में ही अपन एक 3R प्रिंसिपल देखते हैं। 3R प्रिंसिपल जो किसके लिए फॉर्म किया गया है, वेस्ट को मैनेज करने के लिए। तो 3R में क्या है, रेड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। रेड्यूस मतलब क्या है कि अपन को जितना हो सके उतना कम जो है वो वेस्ट करना है, या फिर यूज़ लेस, जितने कम हो सके उतना अपन को कम यूज़ करना है कोई भी थिंग्स, जिससे कि वेस्ट कम हो सके। जैसे कि कैरी क्लॉथ बैग, तो बेसिकली अपन प्लास्टिक वेस्ट को जितना कम यूज़ करेंगे उतना ही वेस्ट कम होगा। तो ये रेड्यूस हो गया। फिर रीयूज़, यूज़ अगेन एंड अगेन, जितना हो सके वो एक ही वेस्ट को बार बार मीन्स यूज़ करे, वापस दूसरे प्रोसेसेस के थ्रू उसको यूज़ कर सके। फिर रिसाइकल, रिसाइकल में उसको क्या करते हैं अपन, कन्वर्ट वेस्ट इनटू न्यू यूजेबल आइटम। जब वेस्ट अब यूज़ नहीं कर सकते तो उस वेस्ट को वापस रिसाइकल कर दिया जाता है न्यू आइटम्स में, जिसको अपन यूज़ कर सके। ठीक है, तो कैरी क्लॉथ बैग मीन्स अपन क्या कर रहे हैं, रेड्यूस कर रहे हैं, कि मीन्स प्लास्टिक वेस्ट जितना हो सके उतना कम कर रहे हैं। फिर रिसाइकल बॉटल्स, तो बॉटल्स और न्यूज़पेपर्स जो होते हैं इनको रिसाइकल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये अपना 3R प्रिंसिपल है जो कि वेस्ट मैनेजमेंट के लिए है। So thank you for watching this video, and if you found this explanation helpful then don't forget to do like, share and subscribe the channel. So see you soon in next chapter. Thank you.